Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you in this lecture. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है कि हम इसको स्टडी करें, इसमें क्वेश्चंस को तलाश करें, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है उसको ढूंढें। तो ये स्टडी करना बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में होता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या असर होता है, ये सब हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी सिंपल एक रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का। तो अब हम ये क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें ज़रूरत होती है कि हम ये रिलेशनशिप को पढ़ें, इन्वायरमेंट को पढ़ें, क्यों हमें ये ज़रूरत पेश आती है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इन्वायरमेंट का ह्यूमन पे क्या असर होता है और ह्यूमंस का जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो इसको समझने के लिए हमें इन्वायरमेंट कि इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ वेरी वेरी डाइवर्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या वजूहात हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही वसी टॉपिक है। इसमें आप एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसके बहुत ज़्यादा आंसर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस पर जोर दिया जाता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें इन्वायरमेंट से फ़ायदा हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट दैट। ये बहुत ही डाइवर्स है। आपको एक चीज़ को नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होता है। इट एनलाइटन्स अस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। यानी किस तरह किन किन तरीक़ों से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और एक बैलेंस वे में अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अ ग्रेट नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़ हैव ग्रोन डे बाय डे थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। आजकल के दौर में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं। तो इस दौर में डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी है कि वो इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि वो अपने मफाद को देखते हैं। तो इन्वायरमेंट को पीछे छोड़कर वो अपने मफाद के लिए जब काम करेंगे तो इससे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन्वायरमेंट में आएंगी। अब ऐसी कौन सी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि आजकल हमारे पास देखने को हमें मिल रही हैं? तो उनमें बड़ी बड़ी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं एट टॉप लेवल पर, तो वो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है हमें। इसके साथ में जब क्लाइमेट चेंज आता है तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिज़म जो है, जो ऑर्गेनिज़म की वैरायटी है, जो उनकी स्पीशीज़ है, डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़, तो उनकी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, फूड रिक्वायरमेंट्स, हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सारी की सारी डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरा हमारे पास इन्वायरमेंटल इशू देखने को हमें मिलता है, वो है एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़। आजकल हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। साथ में इन्वायरमेंटल इशू है हमारे पास पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन करते हैं, जिससे डिज़र्टिफिकेशन भी हो रही है, जिससे फ्लडिंग भी काज हो रही हैं। तो ये बहुत ही टॉप लेवल पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं हमें। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैव बिकम सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग। अब जब इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होंगे तो हमें इन्वायरमेंट को बहुत ही डीप लेवल पर स्टडी करना होगा और हमें ये समझना होगा कि अगर हमें इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, उसको बैलेंस वे में यूज़ करना है, तो किस तरह हमें यूज़ करना है, और अगर हमें इससे फ़ायदा लेना है तो किस वे में लेना है ताकि फ़ायदा लेने के बाद ये हमें नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट कंजर्व्ड रहे और इसको कोई डैमेज ना हो। व्हाट आर द रीज़न्स जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करते हैं?
The first reason is environmental issues being of international importance. जितने भी environmental issues आज हमें देखने को मिलते हैं तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं है कि वो इसको डील करें, या कोई सिर्फ एक नेशन या कंट्री उससे डील नहीं कर सकती। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसकी वजह से हम इन इश्यूज़ के साथ डील करेंगे और इसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इज़ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है आजकल उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट को किस तरह हमने मैनेज करना है, तो इसको भी स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को डीपली स्टडी करना चाहिए। द थर्ड इज़ एक्सप्लोसिवली इंक्रीजिंग पोल्यूशन। इन्वायरमेंट को एक पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई डैमेज ना हो, जिससे हमारे रिसोर्सेज और हमें भी फ़ायदा हो। ये किस तरह मुमकिन है, हमें किस तरह ये नॉलेज होगी कि इन्वायरमेंट को क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, किस तरह हम इन्वायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं और किस तरह हम अपने रिसोर्सेज को हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टडी करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्थ वन इज़ नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। आजकल वेरियस काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उन्हें किस तरह एक्सटिंक्शन से बचाना है, किस तरह हमें उन्हें सेव करना है, हमें इन्वायरमेंट को उनके लिए एक सूटेबल बनाना है, तो किस तरह ये मुमकिन है। ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की स्टडी के बाद। द फर्स्ट वन इज़ environmental issues being of international importance. It has been well recognized that environmental issues like global warming, ozone depletion, acid rain, marine pollution, and biodiversity are not merely national issues but global issues and hence must be tackled with international efforts. जितने भी environmental issues हैं जैसे कि global warming यानी ज़मीन का गर्म होना, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन का होना, मेरीन पोल्यूशन, इस तरह बायोडाइवर्सिटी की एक्सटेंशन, ये सारी की सारी इश्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि नेशनल लेवल पे इसको हम कम से कम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर हम इसको डील कर सकते हैं, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ एक नेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एक जगह पर पोल्यूशन है, एक जगह पर ये सारे इश्यूज़ हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो जगह उससे अफेक्ट नहीं होती है बल्कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी इलाके हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोनेशिया एक कंट्री है, उसने फॉरेस्ट फायर लगाई, लैंड को क्लीन किया और वहाँ पर पाम ऑयल प्लांटेशन की। अब उस फॉरेस्ट फायर से जो एयर पोल्यूशन हुआ तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ वो इंडोनेशिया मुतासिर नहीं हुआ बल्कि उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, तो वो भी इस एयर पोल्यूशन से मुतासिर हुआ। इसलिए ये एक सिंगल नेशनल इशू नहीं बन गया बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है। तो इसको अब इसका सलूशन ढूंढने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए, इसको डील करने के लिए सिर्फ एक नेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि पूरा जो जितने भी कंट्रीज़ है पूरी वो सब मिलकर काम करेंगे, यूनिटी के साथ काम करेंगे तो इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को बहुत हद तक कम से कम किया जा सकता है। द सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट। देयर इज़ वेक ऑफ, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, दैट इज़ वेक अप नहीं बल्कि वेक ऑफ। Development gave birth to urbanization, industrial growth, transportation system, agriculture and housing, etc. It was happened in ignorance of environmental impact. This is neither practicable nor desirable. जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं आजकल, जैसे कि हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं कि एक चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये सारी डेवलपमेंट की जाती हैं। तो डेवलपमेंट से क्या होता है,
अर्बनाइजेशन होती है। जो जगह जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी तो लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं काम करने के, पैसा कमाने के, ख़ुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के। तो इस डेवलपमेंट से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुई। अर्बनाइजेशन मीन इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि रूरल एरियाज़ के लोग सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, टाउन्स की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो अर्बनाइजेशन हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप इंडस्ट्रीज़ को जो है बिल्ड करते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ को आप बिल्ड करते हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि रेलवे सिस्टम, मोटरवे सिस्टम, हाईवे सिस्टम, रोड्स कंस्ट्रक्शन, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अलावा एग्रीकल्चर, लैंड को क्लीन किया जाता है ट्री से, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन की जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नीड्स बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज उसके बरक्स कम है। तो उन रिसोर्सेज, उन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, मोर लैंड चाहिए। और एग्रीकल्चर जो है वो भी तरक्की कर रहा है, वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। एंड हाउसिंग, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हाउस चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को शेल्टर चाहिए, तो उसके लिए भी लैंड को क्लीन किया जाता है। जितनी भी ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रही हैं, तो इससे हमारे पास ये सारी इश्यूज़ आ रही हैं। अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। The third reason to study environmental biology is explosively increasing pollution. World Census reflects that 1 in every 7 persons in this planet faces heavy pressure of natural resources, deficiency of micronutrients, organic matter, soil salinity. Many of these factors are responsible for increasing environmental pollution, which is a severe threat to all living organisms. ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको मिलने वाली जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी भी डिफिशेंसी आ रही हैं, जैसे कि डिफिशेंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। अब ओवर पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओवर पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा उनकी नीड्स बढ़ती जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगी और इन्वायरमेंट को वो इन इग्नोरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और इस तरह पोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये जितनी भी फैक्टर्स हैं, इससे क्या होता है कि इससे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये मज़ीद बढ़ती जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज़म को, इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। The fourth reason is need for alternative solutions. It is essential for developing countries to find alternative path for alternative goals. ज़्यादातर ये पॉइंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वो ममालिक जो कि अभी तरक्की पजीर हैं, जिन्होंने अभी तरक्की करनी है। तो अगर वो कोई किसी गोल को अचीव करते हैं, लेट्स सपोज़ अगर उनका एक गोल है कि एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, लेट्स सपोज़ उनका एक गोल है कि एक बेहतर अर्बनाइजेशन हो, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, सपोज़ उनका ये गोल है कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो और बेहतरी आए, अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा हो, तो ये उनका एक गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें एक अल्टरनेटिव पाथ चूज़ करना होगा। अल्टरनेटिव पाथ से मुराद ये है कि ऐसा पाथ चूज़ करना होगा जिससे वो अपने गोल को भी अचीव करें और साथ में इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब वो गोल कैसा होना चाहिए? अ गोल विच इज़ ट्रू गोल ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आप ट्रू गोल ऑफ डेवलपमेंट, यानी आप डेवलपमेंट कर पाए, एक हकीकी माना में आप डेवलपमेंट कर पाए, लेकिन वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंटली साउंड हो, इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और एक बैलेंस तरीके से आप उस डेवलपमेंट को करें, एक वाइज तरीके से आप उस डेवलपमेंट को अचीव करें।
अ गोल कॉमन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर अर्थ, ये एक ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। The fifth reason is need to save humanity from extinction. It is important for all of us to save humanity from extinction as a result of our activities. Contracting the environment and depleting biosphere in the name of development should be avoided. Extinction किसे कहते हैं? लेट्स सपोज एक स्पीशी है जो कि अब अर्थ पर कहीं भी नहीं पाया जाता, तो हम कहते हैं कि ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है, यानी कि वो स्पीशी अब दुनिया पर आप कहीं भी जाके देखोगे तो वो नहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि डायनासोर इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशी। तो इस एक्सटिंक्शन को हमने क्या करना है, ह्यूमैनिटी को हमने एक्सटिंक्शन से बचाना है। जितनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ही हमारे फ़ायदे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट करती हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ स्पीशीज़ जा रहे हैं, तो हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब होगा और हमारे जो फ़ायदे हैं बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं वो भी नहीं हासिल होंगे। तो एक्सटिंक्शन से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सटिंक्शन से उन स्पीशीज़ को बचा सकें। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, डेवलपमेंट हमारी एक्टिविटी है। डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। लैंड पर हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएंगे। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, इन्वायरमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करें, बहुत ही महदूद कर दें, इन्वायरमेंट के जो बायोस्फीयर हैं, बायोस्फीयर को डिप्लीट करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए।